जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे आज क्लास 10 की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जैव प्रक्रम की। दोस्तों यह तो साइंस में जो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो अध्याय में समीक्षा यानी किसी भी अध्याय को अगर पढ़ने के लिए हमें उसकी बेसिक सी चीज़ें आनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो मैंने मेंशन कर रखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है उसको पहले पढ़ लीजिए कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। दोस्तों यूपी बोर्ड 2022 के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि जैव प्रक्रम किसे कहेंगे। अगर बायोलॉजी से बनेगा तो यह क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करें तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक को पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन भी कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है पोषण। पोषण प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी पोषण किसे कहते हैं इसको समझने के लिए पहले समझिए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित कोशिका के लिए या किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म के लिए क्या ज़रूरी है, ऊर्जा ज़रूरी है। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी इसके बारे में आगे देखिए। जो ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण से प्राप्त करता है, यानी कोई भी जीवधारी उसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा जो उसे चाहिए वह कहाँ से प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है किसी भी पोषक तत्वों को अंतर्ग्रहण करने से। अंतर्ग्रहण से मतलब यह है कि उसको अपने अंदर खाने से, अपने अंदर लेने से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। किस चीज़ को लेने से, पोषक तत्वों को लेने से। इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग करने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक है, और जो उस पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम लोग कहते हैं पोषण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पोषण दो प्रकार से दिखाई दिया गया है आप लोगों को कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए। स्वपोषी का मतलब वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं का मतलब जो होता है कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। और यह जो विषमपोषी पोषण होता है यह दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अर्थात यह भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अगर मैं डिपेंड वाले का एग्जाम्पल बताऊं, विषमपोषी पोषण का अगर एग्जाम्पल बताऊं तो इसमें आता है एनिमल। ठीक है, एनिमल में आते हैं हम लोग, जैसे हो गए मनुष्य, जैसे हो गए भेड़ बकरी। ठीक है, जैसे मान लो यह एक प्लांट है, यह क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, इसने अपना भोजन बनाया। यह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल है, यह इसको खा लिया। जैसे घास फूस होता है ना, बकरी खा ली। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, गोट है, ये है बकरी, और बकरी को कोई इंसान खा लिया। ठीक है, तो इंसान क्या हो गया, विषम पोषी पोषण, यानी विषम पोषी हो गया। इसने बकरी को खाया, बकरी ने प्लांट को खाया। तो ओवरऑल व्यू देखें तो किसने भोजन का निर्माण किया, तो प्लांट ने भोजन का निर्माण किया और इसका उपयोग इस बकरी ने किया, इसका उपयोग इस मानव ने किया। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो विश्वपोषी पोषण जो होते हैं वो प्लांट होते हैं। देखो दोस्तों थोड़ी बहुत तो इंग्लिश तो चलेगी नहीं हो। प्लांट मतलब होता है पौधे, विषम पोषी पोषण का जो एग्जाम्पल है वो है एनिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में क्षति और टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नीचे देख सकते हैं चूँकि लाइन लग गया है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है। एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग बाहर से फूड को खाते हैं। जैसे हमने बकरी को बना के खाया, तो बकरी अब मेरे अंदर थोड़ी थी ना, बकरी तो बाहर से आई थी ना, एकल जीव थी ना, वो जीव थी ना वो, उसको मैंने बनाया फिर खाया। तो क्या है, बाहर से हमारे अंदर एनर्जी आई, उस एनर्जी का उपयोग करके मान लीजिए हम कहीं गिर गए, हमें चोट लग गया, तो उस कोशिका को भरने के लिए, उस टिश्यूज़ को हमें
पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किसी बाहर एकल जीव के शरीर से आती है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। अपचयन उपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, कोई खास लाइन नहीं थी, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधों से लेते हैं। पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन हम लेते हैं और उस ऑक्सीजन को फेफड़ों द्वारा कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। और कोशिकाओं में क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। कोशिकाओं में क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है और उसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। ओवरऑल व्यू देखें तो इसे हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। इस श्वसन को हम लोग क्या कह सकते हैं? कोशिकीय श्वसन, क्योंकि कोशिकाओं के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, श्वसन और सांस लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और इस श्वसन से हमें क्या मिलती है? इस श्वसन से हमें मिलती है ऊर्जा। सांस लेना मतलब होता है हमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना। श्वसन और सांस दोनों अलग चीज़ें हैं। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन अलग अलग चीज़ें हैं। इस श्वसन को कहते हैं रिस्पायरेशन। सांस लेना को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी। रिस्पायरेशन मतलब होता है इसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। सांस लेना का मतलब, ब्रीदिंग लेना का मतलब होता है हमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को शायद समझ में चूँकि ये रिवीजन कोर्स है, आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, चिंता मत लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह सतह के संपर्क में रहती है। देखिए, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या किसी वेस्ट मटेरियल को निष्कासन करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, इसके लिए हमें समझाना होगा। देखिए, एक मिनट। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक मिनट सर, जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, टेक्निकल फॉल्ट वाला दोस्तों। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रो मतलब होता है पहले, यू मतलब होता है बाद में। देखो, बायोलॉजी का एक ही नियम, अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो जो पहले लिखा जाता है वह कम विकसित होता है और जो बाद में लिखा जाता है वह ज़्यादा विकसित होता है। तो कौन कम विकसित है? तो प्रोकैरियोटिक। कौन ज़्यादा विकसित है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होती है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। और यूकैरियोटिक जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसने कह रखा है कि एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह के साथ संपर्क रहता है, यानी उसका जो पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जैसे बैक्टीरिया मान लो। प्रोकैरियोटिक का जो एग्जाम्पल है वह है, एग्जाम्पल के लिए मुनेरा। मुनेरा एक क्या है? किंगडम है। मुनेरा के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यह एक कोशिकीय जीव हैं और यह पर्यावरण के संपर्क में डायरेक्ट रहते हैं और इन्हें निष्कासन के लिए और इन्हें किसी भी गैसों के आदान प्रदान के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रक्रम, अगला बिंदु है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रक्रम क्या होते हैं? वह पोषण होते हैं, श्वसन होते हैं, वहन होता है और उत्सर्जन इत्यादि होता है। देखिए, हम एक एक
सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोषण। पोषण के बारे में बात करेंगे तो पोषण जो होती है, जीवों द्वारा जटिल कार्बन पदार्थों को जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल अणुओं में परिवर्तित कर उपभोग करना पोषण कहलाता है। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वह जैव रासायनिक प्रक्रिया के मदद से छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने पिज़्ज़ा खाया, या हमने मान लो ये हमने पिज़्ज़ा खाया, जब यह हमारे अंदर जाएगा तो यह स्टोमक में जाएगा, यानी अमाशय में जाएगा, और अमाशय में इसका खंडन होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो यही बोल रहा है कि मान लो ये कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इसका छोटे छोटे खंडों में टूट जाना, और टूट से इसका जो है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ले लेना ही कहलाता है पोषण। उपभोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है, हमने जो कि पहले बता दिया। वहन वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, जो शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, वहन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ को खाया, मान लीजिए अगर हम ब्लड की बात करें तो वह हड्ड से निकलकर पूरे बॉडी तक जाता है, हमारे पाँव तक, वो भी एक वहन हुआ। तो यही कह रहा है। फिर चौथा नंबर की बात करें तो शरीर के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और हमारा उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? अमोनिया नहीं, यूरिया होता है। ठीक है, अमोनिया यानी NH3 जो होती है, NH3 एक टॉक्सिस पदार्थ है, एक अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन ये पाया जाता है जलीय जीवों यानी मछलियों में। मछलियों में अगर पूछा जाए कि अपशिष्ट पदार्थ मछलियों में क्या होता है, NH3। पक्षियों में क्या होता है, यूरिक एसिड। पक्षियों में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। और अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में होता है यूरिया। या आप लोगों को शॉर्ट नोट पेन वन लेके बैठना चाहिए कि आप लोग ये लिख लें, अमोनिया जो उत्सर्जित पदार्थ है वह मछली की है, यूरिक एसिड जो होती है वह पक्षी की है, यूरिया जो होती है वो हमारे है किसकी, ह्यूमन बीइंग की। अगर मैं बात करूं कि NH3 मछली की ही क्यों अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिक एसिड पक्षी की ही क्यों अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया मनुष्य की अपशिष्ट पदार्थ ही क्यों है, अमोनिया जो होती है मनुष्य की होती, यूरिया जो है मछली की होती? नहीं दोस्तों, अमोनिया को निष्कासित करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इतना जल की आवश्यकता होती है कि मानव उसे पूर्ति नहीं कर पाता। इसलिए अमोनिया जो होती है वो केवल मछली में ही उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। फिर हम यूरिक एसिड और यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यूरिक एसिड जो होती है वो कम पानी की आवश्यकता, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जो कि पक्षियों में पाई जाती है। देखते हैं कि पक्षी आसमान में उड़ते रहते हैं, उन्हें कई कोसों तक पानी नहीं मिलता है, कई दूरों तक उन लोगों को पानी नहीं मिलता है, तो इसलिए उसमें पाया जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अब एंजाइम की बात करेंगे कि एंजाइम होते क्या। ठीक है, अब देखिए जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए कुछ जैव उत्प्रेरक उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। मान लीजिए कोई यह बड़ा सा पदार्थ है, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और इस छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने के लिए किसी जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं एंजाइम। देखिए जैसे आप कोई रेस का काम कर रहे हैं, जैसे आप साइकिल का रेस लगा रहे हैं, तो आपका फ्रेंड करता है कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, तो एंजाइम वह आपका दोस्त हुआ, न तो आपके साथ आया, न तो आपको रोका, न तो आपको आप साइकिल को हाथ लगा कर ठेला, बल्कि वह पीछे से आपको मोटिवेट किया कि करो करो करो, तो वह एंजाइम हो गया।
ठीक उसी प्रकार इस एंजाइम का अगर मैं छोटा सा डेफिनेशन दूं तो यह एक एंजाइम होता है। एंजाइम को कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। न तो ये अभिक्रिया में भाग लेता है बल्कि भाग नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया को धीमा और तेज कर सकता है। इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं। आपका दोस्त कहता तुम नहीं कर पाते, धीरे चलो तुम साइकिल धीरा चलाते, ठीक है। अगला है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और ये क्या है लास्ट वाला, प्राणी संभोजी। एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। यह बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब आप कभी जाइएगा, पत्ती उठा के देखिएगा तो उसमें छोटे छोटे क्या देखते हैं, बिंदु दिखाई देते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पौधों के पत्तियों पर छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। आपने देखा होगा पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र का जो कार्य होता है वह गैसों का आदान प्रदान का भी है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों द्वारा, वाष्प मतलब होता है भाप, उत्सर्जन मतलब होता है निष्कासित करना, ठीक है। वाष्प के मदद से पानी का निष्कासन ही वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा के मदद से जल का अवशोषण करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, और मैग्नीज सहित अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। चलिए दोस्तों, बेसिकली हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ हमें पहुंचना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ हमें पहुंचना चाहिए था। दोस्तों मैं 2022 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया, वो भी बायोलॉजी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। विसरण का मतलब होता है, सबसे पहले विसरण का मतलब समझिए। विसरण का मतलब क्या होता है, विसरण होता है, विसरण का मतलब होता है विसरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा में जाना विसरण कहलाता है। जैसे आपके घर में टंकी लगे होंगे तो टंकी सबसे टॉप पे लगा होगा और नीचे आपके लगे होंगे टोटी, जहाँ से आप पानी पीते हैं, ठीक है। तो यह उच्च पे लगा है तो इसकी मात्रा, पानी की मात्रा ज़्यादा है और इसमें पानी की मात्रा कम है, तो यही इसका फ्लो है, अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा में जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, यानी विसरण की आवश्यकता क्यों नहीं होती बहुकोशिकीय जीवों में। चूँकि वायुमंडल में ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग में यानी मानव में उपस्थित ऑक्सीजन से कई गुना है, फिर भी विसरण क्यों अपर्याप्त है। चूँकि विसरण की परिभाषा हमने देखा कि अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा में किसी भी चीज़ का प्रवाह ही हमारा कहलाता है विसरण। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए, विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुँचाया जा सकता। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। मैंने बताया आपको, बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया द्वारा पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। अब अगला है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप सजीव हैं
या कोई भी चीज़ सजीव है, इसका मापदंड कैसे करेंगे कि वह सजीव है कि निर्जीव है। चलिए, कह रहा है कि सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती रहती हैं। जो सजीव होती हैं वो तो गति करती रहती है। अगर मैं कहूँ एक गाड़ी भी गति करती है, क्या वह सजीव है? एक मोटर बाइक भी गति करती है, क्या वह सजीव है? नहीं, इसकी भी कोई कंडीशन है, चाहे वह सुप्त अवस्था में, चाहे सुप्त अवस्था का आने का मतलब शांत है, स्थिर है, तो भी वह क्या है? सजीव है। बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई दे रहे हो, यानी मृत दिखाई दे रहे हो, लेकिन उसमें मूवमेंट हो रहा है, गति हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं वस्तु सजीव। उनके अणु गतिशील रहते हैं, इसमें इनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। जैसे मान लो कि मैं बताऊँ, मैंने कहा कि यहाँ पर गति होनी चाहिए किसी भी सजीव के लिए। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के लिए, अर्थात मानव के लिए, तो ये तो समझ में आ रहा है कि मानव जो है गति करता है, तो इसलिए वह जीवित है। लेकिन पेड़ पौधे तो गति नहीं करते हैं, वो कैसे जीवित हैं? वह इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनके अंदर उनके अणु जो होती है गतिशील रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो लिख देंगे जीव के शरीर को वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। और कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही कच्ची सामग्री है। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है। ठीक है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर ही निर्भर है। एक कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। ठीक है, इनमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल, खनिज, लवण अन्य हैं। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थों और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण, ठीक है, हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ और साथ ही साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं। ठीक है, और स्टार्च इसमें निर्माण होता है ग्लूकोज, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है 6CO2 6H2, यानी 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल जल जो है वो मिल करके बनाता है 6 मोल ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक स्टार्च है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 280 ग्लूकोज मिल करके एक स्टार्च का निर्माण करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो हम मानेंगे पोषण, हम मानेंगे गति, श्वसन, वृद्धि और उत्सर्जन। यही है जो जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रम है। कौन है? पोषण है, गति है, उत्सर्जन है और श्वसन है। स्वपोषी पोषण, विषपोषी पोषण में क्या अंतर है आप ऊपर जाके देख सकते हैं, मतलब सॉरी, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि स्वपोषी विषमपोषी में विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी अपना भोजन इस पर डिपेंड होते हैं, यानी स्वपोषी पोषण में डिपेंड होते हैं। अगला है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उसमें कच्ची सामग्री होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वह पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो चलिए देखते हैं पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। पौधा जो है जल, मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है यह है कच्ची सामग्री फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और यह प्राप्त करता है पौधों की जड़ से। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है वायुमंडल से, और वायुमंडल जो से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए रंध्रों को खोलता है, और रंध्रों को खोलने और बंद करने में एक तत्व, एक इसेंशियल एलिमेंट उसमें भाग लेता है, जिसे कहते हैं पोटेशियम। ठीक है, क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल का महत्व क्या है? किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। क्लोरोफिल का महत्व है
कि वो क्या करता है कि जब फ़ोटो गिरता है, फ़ोटो मतलब होता है लाइट, लाइट जब किसी भी पत्ते पे गिरती है तो उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या करता है कि लाइट में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ट्रैप कर लेता है, यानी पकड़ लेता है, और उस एनर्जी का उपयोग करके एसेंशियल एलिमेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कन्वर्ट कर देता है हमारे पोषक तत्वों में, यानी ग्लूकोज में। अगला है इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अम्ल की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टोमैक में पाए जाते हैं। ये अम्ल आमाशय में, आमाशय मतलब होता है स्टोमैक, ठीक है। कभी फुर्सत में आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को पूरे बॉडी के बारे में पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। जो 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 मैं टिक कर रहा हूँ उसको बस आप याद करते जाइए। इसकी मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है, ठीक है। HCl हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को भी नष्ट करता है। जैसे कि हमने भोजन किया, धूल में किया, हमारे भोजन में धूल आ गए, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कीटाणु, वो हमारे आमाशय में चले गए और आमाशय को नष्ट मतलब क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो HCl अम्ल होता है वो आमाशय में ही उन रोगाणुओं को नष्ट कर देता है ताकि हमें कोई भी क्षति न पहुंचे। HCl आमाशय में भोजन को पचाने में भी सहायता करता है, और जो भोजन होता है आमाशय में 4 से 5 घंटा रहता है। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, आमाशय में, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। आज इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे। देखिए इतना क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप रिस्पांस देंगे तो मैं इन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को बता दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। तब तक के लिए आप मौज करिए।